जैक बोर्ड परीक्षा में बच्चों को सहूलियत हो, इसके लिए 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी JCERT के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। तो इसमें आज मैं दिग्विजय सर आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ JCERT के द्वारा जारी किए गए सामाजिक विज्ञान का सेट 2 का मॉडल प्रश्न पत्र का उत्तर। ठीक है, 40 प्रश्न हैं दिया हुआ इसमें, और उसका उत्तर हम लोग अभी देखेंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें और मेरे वीडियो का लाभ लेते रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। पहला है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। देखिए, फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789। देखिए ऑप्शन कितना सटा सटा करके दिया हुआ, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1779, 14 जुलाई 1769 और 14 जुलाई 1749। तो आपको बहुत सावधानी से गोला को रंगना है, क्योंकि आप बॉल पॉइंट पेन से जब गोला को रंगेंगे तो उसमें व्हाइटनर लगाने की कोई माने व्यवस्था नहीं है, व्हाइटनर लगा नहीं सकते हैं, और इस तरह से गोला को सुधार नहीं सकेंगे। और पेंसिल से तो करना ही नहीं है कि रबर से मिटा दिए और फिर सुधार लिए। तो इस तरह से बहुत सोच समझ करके आपको गोला को काला करना है, ताकि आपको पछताना नहीं पड़े। इस तरह से ऑप्शन में लड़के हड़बड़ा जाते हैं, विद्यार्थी हड़बड़ा जाते हैं, और अति उत्साह में गलत गोला रंगा जाता है और बाद में बहुत पछताते हैं। तो सावधानी से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको देगा, इतना सटा सटा करके देता है ऑप्शन। चलिए, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को शुरू हुई थी। दूसरा है, टाइद क्या था। टाइद, देखिए टाइद जो है आपको सब टाइद समझने के लिए ये तो एक प्रकार कर था, लेकिन किस तरह कर था, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में भी देख रहे हैं प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, धार्मिक कर और कृषि कर। तो इसमें आप देख रहे हैं धार्मिक कर है। टाइद एक क्या था, तो धार्मिक कर था। लेकिन आपको एक चीज़ और जान लेना चाहिए कि फ्रांस का जो समाज था, ये फ्रांस के समाज में था ये टाइद कर। तो फ्रांस का जो समाज था उसमें जो सामाजिक स्थिति थी, सामाजिक हैसियत को बताने के लिए, माने सामाजिक व्यवस्था को बतलाने के लिए 3 श्रेणियाँ हुआ करती थी, और श्रेणी को उस समय वहाँ पर स्टेट्स कहा जाता था। ठीक है ना। तो समाज जो था फ्रांसीसी समाज, वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स। प्रथम स्टेट्स जो था वो पादरी वर्ग का था, द्वितीय स्टेट्स जो था आपका वो कुलीन वर्ग का था, और तृतीय स्टेट्स जो था वो निम्न वर्ग का कह सकते हैं, या सर्वसाधारण वर्ग के लोग उसमें शामिल थे, जिसमें वकील, अध्यापक, अन्य कर्मचारी और बहुत बड़ी संख्या में किसान लोग, इसमें किसान मजदूर लोग शामिल थे। और जो सर्वसाधारण जनता थी, जो तृतीय स्टेट्स के लोग थे, उन्हें ही विभिन्न प्रकार के कर को चुकाना पड़ता था, और करों का बोझ बहुत ज़्यादा था उन पर, और करों के बोझ से वे दबे हुए थे। तो विभिन्न प्रकार के करों में एक प्रकार का कर था टाइद, जिसको धार्मिक कर कहा जाता था। तो आपने समझ लिया अभी अच्छी तरह से, क्वेश्चन के बहाने आपने समझ लिया कि टाइद था क्या, तो एक प्रकार का धार्मिक कर था। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो अभी तुरंत मैंने इसका जिक्र किया है। फ्रांसीसी समाज में सत्ता और हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को स्टेट्स कहा जाता था। ठीक है, सामंत है, पादरी है, सरभारा है और स्टेट्स है, तो स्टेट्स कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर, मार्सिले क्या है ना। देखिए यहाँ ऑप्शन में रूस का राष्ट्रगान, अमेरिका का राष्ट्रगान, फ्रांस का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान। तो इसमें आपको लगा हुआ भी ठीक, ये फ्रांस का राष्ट्रगान हो जाएगा। ठीक है ना, मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान, याद रखिए मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान। पाँचवा, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था। देखिए इसमें लुई 16वां, लुई 15वां है, नेपोलियन लेनिन है। तो लुई 16वां जो है वो 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन था। उस समय उसकी आयु मात्र 20 साल थी, और इसी को आगे चल करके फांसी पर भी चढ़ा दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका छठा नंबर, रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है। देखिए सामंत, पादरी, मसाई, कुलक। देखिए यहाँ टिक लगा कुलक, तो रूस के संपन्न किसान को कुलक कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, मार्फा वार्सिलेवा कौन थी। मार्फा वार्सिलेवा एक जादूगर या एक महिला, एक बहादुर महिला कारीगर, उसके बाद फिर एक शिक्षिका, और फिर है एक अनपढ़ किसान। तो ये याद रखना है आपको कि मार्फा वार्सिलेवा एक बहादुर महिला कारीगर थी, और अनेक प्रकार के आंदोलन को वहाँ पर इसने नेतृत्व किया था। मार्फा वार्सिलेवा ने रूस में, ये रूस की महिला थी। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका ये सेंट पीटर्सबर्ग, 8वां नंबर, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम
क्या पड़ा? देखिए इसमें ऑप्शन है पेरिस, मॉस्को, क ख दोनों और पेट्रोग्राद। तो याद रखना है कि सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो रूस की प्राचीन राजधानी रही है बहुत दिनों तक, और बाद में रूस की राजधानी बदल करके मॉस्को हो गया, और सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम भी बदल दिया गया था। तो उसका नया नाम पेट्रोग्राद, उसको लेनिनग्राद भी बोलते हैं, है ना। तो इसका 8 का घो। 9वां, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? देखिए वो जारशाही की जो पतन की जो घटना थी 1917 में, जो क्रांति हुई थी, तो उसको कहते हैं हम लोग अक्टूबर की क्रांति, है ना। अक्टूबर क्रांति कहते हैं। फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अगस्त क्रांति और अक्टूबर क्रांति, इसको कहते हैं अक्टूबर क्रांति। समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक देखिए रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लॉन्क, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स। तो इसमें चारों ऑप्शन जो है बहुत सटा हुआ है। रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लॉन्क, फ्रेडरिक एंजल्स, इन लोगों ने काफ़ी विचारधारा इससे मिलता जुलता है, लेकिन इस विचारधारा के प्रवर्तक सही मायने में जो थे वो कार्ल मार्क्स थे। तो आपका 10 का गौ हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, यहाँ तक हिस्ट्री का था, अब आपको यहाँ पर भूगोल भी है। सामाजिक विज्ञान में सब चीज़ समाया हुआ होता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र को भी इसमें शामिल कर दिया, आपदा प्रबंधन, ये सब सब जो है सामाजिक विज्ञान का हिस्सा है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं 11वां से शुरू जो क्वेश्चन है वो भूगोल के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? देखिए 38.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 328 लाख वर्ग किलोमीटर और 30.28 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसमें आपका उत्तर जो हो जाएगा ख है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। ऐसे पूरा अगर बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कहते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर दशमलव में दिया हुआ था 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए ये 12वां, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? सबसे पूर्वी देशांतर, देखिए सबसे पूर्वी देशांतर जो है आपको 97.5 पूर्वी, 77.6 पूर्वी, 68.7 पूर्वी, 82.3 पूर्वी। तो देखिए 97.25 पूर्वी जो है ये सबसे पूर्वी जो है सो क्षेत्र में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश के भी पूरब में। वहीं से शुरू होता है आपका पूर्वी देशांतर भारत का, और ये 68.7 डिग्री पश्चिम तक चला जाता है। तो ये हो जाए मैंने पूर्वी देशांतर तक चला जाता है, 68.7 पूर्वी देशांतर तक। तो ये पश्चिमी हिस्सा को दर्शाता है 68.7, न कि पूर्वी को। तो सबसे पूर्वी देशांतर हो जाएगा आपका 97.25। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तीनों की सीमा नेपाल से लगती है, लेकिन झारखंड जो है बिहार के दक्षिण में पड़ता है झारखंड, और उसका नेपाल से कहीं कोई सीमा नहीं लगती है। तो 13 का हो जाएगा घ। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो देखिए भारत को भौगोलिक आकृतियों की दृष्टि से 6 भागों में विभाजित, जगह 4, 5, 7 नहीं, 6 भागों में विभाजित किया जाता है। 6 आपको नाम आपको याद होगा। पहला जो है आपका वो है उत्तर का हिमालय पर्वत क्षेत्र, दूसरा है आपको उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र, तीसरा जो है आपका वो दक्कन का पठारी क्षेत्र हो गया, उसके बाद एक जो है मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, एक तटीय मैदान हो गया, और एक जो हो गया द्वीप समूह हो गया। तो इस तरह से 6 भाग में भारत के भू आकृतियों को बांटा गया है। 15 नंबर देखिए, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है आपको कंचनजंगा। देखिए माउंट एवरेस्ट जो है वो आपको सबसे ऊंची चोटी है हिमालय की, लेकिन भारत में नहीं है, वो कहाँ है? नेपाल में है। फिर मैकालू भी है भारत में, लेकिन कंचनजंगा से छोटी है और मैंने कम ऊंची है, और धौलागिरी भी है भारत में ही, लेकिन कम ऊंची है। तो यहाँ पर आपको कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। 15 का ख। पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? तो पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है? 16 नंबर में देखिए, तो इसमें आप देख सकते हैं नागा पर्वत, मिजो पर्वत, पटकोई भूमि, ये सब पूर्वांचल का हिस्सा है, लेकिन शिवालिक पर्वत जो है वो ये इसका हिस्सा नहीं है। तो 16 का घ हो जाएगा। 17 है, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं? तट, द्वीप, प्रायद्वीप, इनमें से कोई नहीं। देखिए तीनों ओर समुद्र से घिरा हो तो प्रायद्वीप, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ बोल रहा है, तो ये हो जाएगा द्वीप। तो 17 का ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन। गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है? देखिए गंगा मैदान में वेदिका जो है वो किस भाग में प्रदर्शित होती है? तो देखिए गंगा के मैदान में वेदिका जो है वो भावर, भांगड़, खादर और तराई, 4 चित्र दिया हुआ है इसमें। तो इसमें जो है वो भांगड़ क्षेत्र में जो है आपको वेदिका जैसी आकृति दिखाई पड़ती है, भांगड़ क्षेत्र में। भांगड़, तो भांगड़ देख लिया आपने। अब देखिए 19 नंबर, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो गंगा, अमरकंटक, गंगोत्री, मानसरोवर, सप्तकोशी। तो उत्तर हो जाएगा आपका, अनुमान लगाइए कौन सा होगा? गंगोत्री होगा। तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 20वां नंबर, डल झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, राजस्थान, कहाँ स्थित है? अनुमान लगाइए जरा सा।
चलिए देखते हैं। जम्मू कश्मीर है ना, डल झील कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। 21 नंबर देखते हैं। गेहूँ, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें हैं, रबी खरीफ, रबी और खरीफ, नकदी फसल। तो गेहूँ, चना, जौ जो है वो आपका रबी फसल है। 22वां नंबर, हरित क्रांति की मुख्य विशेषता है। देखिए, गेहूं और चावल की अप्रत्याशित वृद्धि, ज्वार बाजरा के अप्रत्याशित के उत्पादन में वृद्धि, गन्ने की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि, नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि। ये हो जाएगा आपका गेहूं और चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। तो हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या है, गेहूं और चावल में अप्रत्याशित वृद्धि। क हो जाएगा 22 का। देखिए 23 नंबर, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। बहुविध फसल प्रणाली, तो इसमें देखिए, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक फसल पैदा करना, एक वर्ष में किसी भी भूमि पर कोई भी फसल पैदा नहीं करना, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बहुविध नाम ही बहुविध, बहुत तरह का। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को ही बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। तो ये ग हो जाएगा 23 का। 24 नंबर, अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। डेयरी दुकान माने दूध प्रोडक्ट का दुकान, डेयरी में मतलब होता ही है दूध और दूध से बने हुए सामग्री की दुकान खोली है। तो श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, कृषि क्रिया, गैर कृषि क्रिया, अनार्थिक क्रिया और उपर्युक्त सभी। जी नहीं, उपर्युक्त सभी नहीं होगा, कृषि क्रिया नहीं होगा, अनार्थिक क्रिया नहीं होगा, ये क्या है, गैर कृषि क्रिया है ना। डेयरी की दुकान चलाना गैर कृषि क्रिया है। 24 का ख। देखिए 25वां नंबर है एच वाई वी, हाई ईट्स वेराइटी। इसका मतलब ही होता है हाई ईट्स वेराइटी। का तात्पर्य क्या है, क्या तात्पर्य है इसका, कम उत्पादन करने वाला बीज, अधिक उत्पादन करने वाला बीज, अच्छे उत्पादन करने वाला बीज, खराब उत्पादन करने वाला बीज। तो ये हो जाएगा आपको अधिक उत्पादन करने वाला बीज। ख हो जाएगा 25 का ख। 26, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। देखिए, क है आपका साक्षरता दर, ख है लोगों का स्वास्थ्य, और ग है आपका कौशल निर्माण, और घ है इनमें से सभी। तो देखिए, सभी चीज़ हो जानी चाहिए इसमें, साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य भी हो जाएगा और कौशल निर्माण भी होगा। ये सभी चीज़ होगा तो जनसंख्या की गुणवत्ता को वृद्धि मिलेगी। चलिए, तो इसमें इनमें से सभी हो जाएगा। 27 देखते हैं। भारत सरकार की सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य है, देखिए को है, कई भारतीय राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में वयस्कों के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। देखिए, महिलाओं को शिक्षा देने पर ध्यान देना, पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, और घ है 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। तो इसमें भारत सरकार की सर्व शिक्षा अभियान जो है, जो आपको पता होगा 2010 में आया था, और इसका उद्देश्य ही था कि 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना है। तो 27 का घ हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है 28, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। देखिए, पशुपालन, कपड़ा बुनना, बैंकिंग, ट्यूशन पढ़ाना। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कपड़ा बुनना क्या है, एक तरह का कुटीर उद्योग जैसा हो गया, तो ये द्वितीयक है। बैंकिंग जो है तृतीयक से सेवा क्षेत्र है। ट्यूशन पढ़ाना भी सेवा क्षेत्र में आ जाता है, या तृतीयक में आ जाता है। लेकिन पशुपालन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह जो है आपका ये प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा। तो 28 का एक को हो जाएगा। 29 है, किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोग को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है। तो देखिए, अगर कुछ लोग को हटा देने पर भी अगर उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब इसको छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। छिपी हुई को प्रछन्न बोलते हैं। देखिए, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं, प्रछन्न बेरोजगारी। यहाँ पर ऑप्शन में प्रछन्न बेरोजगारी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको मारेंगे, तो इसको कहते हैं प्रछन्न बेरोजगारी। 29 का ख। 30, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा जो विकसित किए गए मानव जो होते हैं उनको मानव पूंजी कहा जाता है। तो क हो जाएगा। देखिए, अस्थायी पूंजी नहीं, अस्थायी पूंजी नहीं, कार्यशील पूंजी नहीं, मानव पूंजी। ठीक है, 30 का क। 31, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें क्या शासक वंशानुगत हो, बिल्कुल नहीं। चुनाव में धन बल का प्रयोग हो, बिल्कुल नहीं। जनता शासकों का चुनाव करती हो, और सेना शासन को अपने हाथों में ले ले, बिल्कुल नहीं। सेना शासन को अपने हाथों में नहीं ले सकती है। जनता शासकों का चुनाव करती हो, तो जनता शासकों का चुनाव करती हो, लोकतंत्र का शासन का यही अर्थ होता है। तो यही ग होगा इसका 31 का। अच्छा, चीन में देखिए, अगला क्वेश्चन है, चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है। तो चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार कम्युनिस्ट पार्टी को, राष्ट्रीय जन संसद को, प्रधानमंत्री को, इनमें से कोई नहीं। इसमें देखिए, ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो संस्तुति कर सकती है, किसी के नाम का संस्तुति कर सकती है, उसको अप्रूव कर सकती है, लेकिन चुनाव नियुक्त करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रीय जन संसद को है। तो 32 का ख हो जाएगा। अगला है आपका 33 में, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ। 1960, 1970, 1980, 1990। तो इसका आंसर हो जाएगा 1990 में जिम्बाब्वे स्वतंत्र, 1980 में जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ था, 1980 में, याद रखिएगा। 34 नंबर है, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे। रॉबर्ट मुगाबे देखिए,
दक्षिण अफ्रीका, चीन, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे। तो ये रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे। 34 का घ हो जाएगा। देखिए 35 नंबर, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति देखिए परवेज मुशर्रफ, पता है ना, मुसलमान के, ये पाकिस्तान के थे राष्ट्रपति। उसके रॉबर्ट मुगाबे, ये आपने अभी देखा है, जिम्बाब्वे के थे। जैकब जुमा, ये कहीं दूसरी जगह के थे। नेल्सन मंडेला, है ना, नेल्सन मंडेला जो थे वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति थे। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? देखिए असत्य कथन को चुनना है। देखिए क है यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। बिल्कुल, साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा मैंने विश्वास और सहयोग विकसित करता है, एकदम सही है। ख है यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसला लेने का अधिकार है। बिल्कुल, सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसला लेने का अधिकार है, सब स्पष्ट करता है यह, तो यही सत्य है। देखिए उसके बाद यह नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है। बिल्कुल, अधिकारों के बारे में बताता है। और गौ कह रहा है यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है। बिल्कुल, सरकार के अधिकारों की सीमा बतलाता है, नहीं कैसे बतलाता है, बतलाता है। तो असत्य कथन कौन हो गया? 36 का गौ हो गया, यही आंसर होगा आपका इसमें। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव देखिए, जुलाई 1942, जुलाई 1944, जुलाई 1945, जुलाई 1946। तो इसका आंसर जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए थे। 38 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? कौन? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो महात्मा गांधी जो थे वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य कभी रहे ही नहीं। अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद तो अध्यक्ष ही थे संविधान सभा के, और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, पता ही होगा। लेकिन महात्मा गांधी कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो 38 का क हो जाएगा। 39 नंबर, इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? समानता, स्वतंत्रता, असहिष्णुता, पंथ निरपेक्षता। देखिए समानता, स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता ये सब संविधान में है, प्रस्तावना में भी है, लेकिन असहिष्णुता कहीं नहीं इसका उल्लेख मिलता है। तो ये बुनियादी मूल्य नहीं है असहिष्णुता। तो 39 गो। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया, एकदम सही बात है। जवाहरलाल राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, अभी मैंने बताया अभी आपको, ये बिल्कुल थे। और बी आर अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, बिल्कुल थे। इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य, बिल्कुल नहीं। इंदिरा गांधी उस समय कम उम्र की थी और संविधान सभा के सदस्य कभी भी नहीं रही है वो। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा घ नंबर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका सेट का क्या उत्तर होगा। आप इसको बार बार देखें वीडियो को, उसको याद करने की कोशिश करें, पढ़ें, समझें। मैंने बहुत समझा करके बतलाया है, यह नहीं कि सिर्फ आंसर जो है बतला दिया है, उससे संबंधित बहुत तथ्यों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, सुनेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगली वीडियो भी मैं बहुत जल्द फिर आपके सामने लाने जा रहा हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।